हेलो एवरीवन। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। कवकों में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक नई प्रोजेनी का कायिक, अलैंगिक या लैंगिक तरीके से बनना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 स्टेजेस मिलती हैं: प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी एंड मियोसिस। ये तीनों ही जो स्टेजेस हैं ये एक क्रम में होनी चाहिए और एक डेफिनेट टाइम पर होनी चाहिए। किसी भी फंगस की लाइफ साइकिल में अगर ये तीनों फेजेस प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस एक डेफिनेट साइकिल के साथ में एक डेफिनेट टाइम में होती हैं तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एंड दिस साइकिल इज नॉट फाउंड इन एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। So the stage in which sexual spores are formed is called perfect stage। तो किसी भी फंजाई की स्टेज जिसमें कि सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, लैंगिक जनन के स्पोर्स बनते हैं, वो टीलियोमॉर्फ कहलाती है या परफेक्ट स्टेज कहलाती है। और ऐसी स्टेज जिसमें कि कोई स्पोर नहीं बनता या फिर अलैंगिक स्पोर्स बनते हैं वो एनामॉर्फ कहलाती है या इम्परफेक्ट स्टेज कहलाती है। तो तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि कई प्रकार से हो सकता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, आर्थ्रोस्पोर वगैरह वगैरह। पहले हम बात करते हैं, देखिए, फ्रेगमेंटेशन की, जो सबसे सरल तरीका है कायिक जनन का। इसमें जो थैलस है इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स और फ्रेगमेंट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एंड ईच फ्रेगमेंट अंडर फेवरेबल कंडीशंस गिव राइज टू अ न्यू थैलस। तो फ्रेगमेंटेशन या विखंडन वो तरीका हो गया जिसमें कि जो कवक का थैलस होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। हर एक टुकड़ा जो होता है वो सूटेबल कंडीशंस में एक नया थैलस बनाता है। सबसे आसान तरीका होता है ये। दूसरा तरीका जो है वो आर्थ्रोस्पोर का है। जो आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं वो कई फंजाई में वेजिटेटिव प्रकार के स्पोर्स बनाते हैं जिन्हें हम ओइडिया भी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं, यानी जो फंजाई का थैलस होता है या उसका जो माइसीलियम होता है, उस हाइफा में बीच में टुकड़े यानी सेप्टम्स बन जाते हैं, और वो सेप्टम बनने के बाद में वो छोटे छोटे स्पोर्स में दिखाई देते हैं। उन्हें हम कहते हैं ऑर्थ्रोस्पोर्स यानी जॉइंटेड स्पोर्स। तीसरे प्रकार के होते हैं क्लमाइडोस्पोर्स, जो कि ओल्ड कल्चर्स अगर आप देखेंगे कवकों के, अगर पुराने उसको देखें जहाँ पर कवक मौजूद था तो खाना नहीं होता अगर वहाँ पर, तो खाने के स्ट्रेस के कारण भी उनमें जो उनकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं या आईमस से जो थैलस होता है उसका जो सेप्टम जहाँ मौजूद है, तो हर एक जो बीच की उसकी सेल होती है वो राउंड ऑफ हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी थिक वॉल उसके चारों ओर सिक्रीट हो जाती है, खाना वो इकट्ठा कर लेती है और एक मोटा सा स्पोर बनाती है जिसे कि हम क्लमाइडोस्पोर कहते हैं। तो क्लमाइडोस्पोर्स आर एक्चुअली नॉट द रियल स्पोर्स, they are actually just the structures which overcome the stressful conditions या unfavorable conditions। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्लमाइडोस्पोर्स जो हैं वो स्ट्रेस कंडीशन को पार करने के लिए एक प्रकार के रेस्टिंग स्पोर्स हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन आते ही तुरंत से वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। तो एक प्रकार से ये ऐसे स्पोर हो गए जो कि नेचुरल स्ट्रेस में या अंडर न्यूट्रिशनल स्ट्रेस में एक प्रकार का बनने वाला स्पोर है। जो चौथा जो तरीका है, या आप कह लीजिए बाइनरी फिजन जो है या द्विखंडन जो है, उसमें जैसे ईस्ट होती है, ईस्ट में एक कोशिका दो में डिवाइड हो जाती है। तो जब कोशिका को डिवाइड होना होता है तो वो अपने आप को काफ़ी सारा अपने अंदर खाना इकट्ठा करती है, फिर उसके बीच में एक ट्रांसफर सेप्टम बन जाता है या कंस्ट्रिक्शन बनता है, और लेटर ऑन उसमें वॉल फॉर्मेशन होकर दो कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। जो अगला तरीका है वो बडिंग का है या मुकुलन का है, जिसमें कि आप पाएंगे छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती हैं, जैसी आप देखते हैं ईस्ट के अंदर। जो ईस्ट में एक तरीका है बाइनरी फिजन का, दूसरा है बडिंग का। इसमें जो मदर सेल होती है जिसको कि बड बनानी है, वो अपने अंदर काफ़ी सारा खाना इकट्ठा करके और उसके ऊपर की तरफ एक आपको छोटी सी आउट ग्रोथ नज़र आती है, और फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होके उसमें भी आउट ग्रोथ में वो चला जाता है न्यूक्लियस,
और धीरे धीरे वो बड़ी होती है, थोड़ा आगे उसमें फिर कंस्ट्रक्शन बनता है, फिर उसके नीचे या ऊपर की तरफ एक और बड बननी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से एक के ऊपर एक आपको काफ़ी सारी बर्ड्स दिखाई देंगी। इस तरीके को, जनन के तरीके को हम बडिंग बोलते हैं। कई बार ये बडिंग इतनी बढ़ जाती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे स्यूडोमाइसीलियम बन रहा है। तो ईस्ट में ही आपको बडिंग भी दिखाई देगी और साथ में स्यूडोमाइसीलियम स्टेज भी दिखाई देगी, क्योंकि एक के बाद एक काफ़ी सारी जब बड्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कहीं माइसीलियम है, जबकि जो ईस्ट है वो यूनिसेल्यूलर है, फंजाई यूनिसेल्यूलर फंगस है, तो उसमें माइसीलियम जैसी कहीं संरचना नहीं होती। बट ड्यू टू वेजिटेटिव माइसीलियम, या आप कह लीजिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वहाँ काफ़ी सारा झूठा माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। कुछ जो फंजाई होती हैं लाइक म्यूकर में आपको गैमी के थ्रू भी दिखाई देगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट तरीका है कवकों का वो है अलैंगिक जनन। जनन का दूसरा तरीका अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन है वो अक्सर करके फेवरेबल कंडीशंस में होता है, जबकि बहुत अच्छी उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। उस वक्त उसमें वेजिटेटिव या कुछ स्पेशलाइज्ड हाइफी बनती हैं और वो अपने ऊपर या अपने अंदर स्पोर्स को धारण करती हैं। ये स्पेशलाइज्ड फंजाई प्रोड्यूस करती हैं इनन्यूमरेबल यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स, जो कि छोटे हो सकते हैं, गोल होंगे, ओवल हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, शेप अलग अलग हो सकता है, येलो, रेड, वाइट, कोई भी कलर उनका हो सकता है, जैसे म्यूकर में ब्लैक भी होते हैं स्पोर्स। और कुछ स्पोर्स उनके मोटाइल हो सकते हैं, कुछ नॉन मोटाइल हो सकते हैं। और इन स्पोर्स का जो डेवलपमेंट है वो भी एक्सोजीनसली बॉन्ड हो सकते हैं, एंडोजीनसली हो सकते हैं। अभी आपको आगे जो हम तरीके बताएंगे उनमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जू स्पोर्स। तो पहला तरीका क्या है अलैंगिक जनन में जू स्पोर्स का बनना। ये जू स्पोर्स जो होते हैं वो एक्वेटिक स्पीशीज़ में बनते हैं और किस में, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, यानी एक थैली जैसी संरचना में, जिसे हम जू स्पोरेंजियम कहते हैं। और जू स्पोरेंजियम में जो होता है साइटोप्लाज्म, उसमें छोटे छोटे क्लीवेज होकर के वो खंड में बट जाता है और फिर उसमें हर एक उस खंड से एक जू स्पोर बनता है, जो कि यूनिसेल्यूलर, यूनिन्यूक्लिएट, फ्लैजिलेटेड और वॉललेस, यानी मोटाइल जो स्ट्रक्चर है, जो कि नेकेड भी हो सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब ये स्विम हो करते हैं, निकल जाते हैं बाहर जू स्पोरेंजियम से, स्विम करते हैं, फिर अपने चारों ओर फ्लैजिला को ये अपने अंदर लेकर के एक सिस्ट सी बना लेते हैं और फिर गोल बन जाते हैं। यही सिस्ट जब अपने फेवरेबल टाइम में या अपने फेवरेबल जो भी उसकी कंडीशंस हैं उनमें जर्मिनेट करती है जर्म ट्यूब के थ्रू और एक माइसीलियम बनाना शुरू कर देती है। इस प्रकार से अलैंगिक जनन जू स्पोर्स के द्वारा होता है। अब हमने बोला जू स्पोर्स जो हैं वो कैसे हैं। ये पिक्चर देखिए आप, ए और बी। यहाँ पर यूनिफ्लैजिलेटेड है जू स्पोर्स। अब यूनिफ्लैजिलेट जू स्पोर्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं। फ्लैजेला का आपको हमने बताया था, जब मूवमेंट आपको बता रहे थे, हम लोकोमोशन बता रहे थे कि दो प्रकार के फ्लैजेला होते हैं कवकों में, विप्लैश यानी चाबुक के प्रकार का, दूसरा टिंसल प्रकार का। तो यहाँ ए और बी में आप देख रहे हैं यूनिफ्लैजिलेटेड है, लेकिन एक में है टिंसल और एक में है विप्लैश प्रकार का। तो ये यूनिफ्लैजिलेट के दो टाइप्स हो गए। जो विप्लैश प्रकार का फ्लैजेलम मिलता है, यानी जो ए है, वो काइट्रीडियोमाइसिटीज जो क्लास होती है फंजाई की, उसमें पाए जाते हैं। जो टिंजल प्रकार के हैं वो हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज क्लास में पाए जाते हैं। जो दूसरा सी आप देख रहे हैं, इसमें बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं। अब बाईफ्लैजिलेटेड के साथ भी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। बाईफ्लैजिलेट में दोनों जो फ्लैजेला हैं वो विप्लैश प्रकार के हो सकते हैं, दोनों टिंजल प्रकार के हो सकते हैं, या फिर एक टिंजल और एक विप्लैश प्रकार का, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है आपको सी में। तो ये पहला प्रकार का अलैंगिक जनन हुआ जू स्पोर्स के द्वारा, मोटाइल स्पोर्स के द्वारा। दूसरा है स्टेशनरी स्पोर, एक प्रकार का अपलानो स्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर्स। आप ये देखिए डी पिक्चर, इसमें ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ये एक सैक लाइक बॉडी के अंदर, स्फेरिकल और ओवल सैक लाइक बॉडी होती है, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, उसके अंदर बनते हैं। और ये स्पोरेंजियम किसके ऊपर मौजूद होता है? स्पोरेंजियोफोर के ऊपर। तो स्पोरेंजियोफोर का आशय होता है ऐसा स्टॉक, स्पोरेंजियोफोर, फोर का मतलब स्टॉक या तना या वृंत,
ऐसा व्रंत जो कि स्पोरेंजियम को धारण करता हो स्पोरेंजियोफोर कहलाता है। और इसके ऊपर एक सैक लाइक यानी एक थैली जैसी बॉडी है, उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर जो इसका प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है वो टुकड़ों में विभाजित होकर के छोटे छोटे स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाता है, जो कि स्पेशलाइज्ड हाइफी है एक तरह से। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है, ये बाहर स्पोरेंजियोस्पोर्स आ जाते हैं और आकर के जर्मिनेट करके फिर से एक नया माइसीलियम बनाते हैं। जो ई पिक्चर है उसमें आपको कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं, कोनिडियोफोर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए, जो स्पोरेंजियम है उसके तो अंदर कोनिडिया मौजूद हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंडोजीनसली बॉर्न स्पोरेंजियोस्पोर्स। जबकि कोनिडियोफोर ई में आप देखिए, जैसे स्पोरेंजियोफोर था वैसे कोनिडियोफोर है कि ऐसा व्रंत, ऐसा स्टॉक जो कि कोनिडिया को धारण करता है। यहाँ जो कोनिडिया आपको नज़र आ रहे हैं ये मैच्योर होके जब गिर जाएंगे तो ये जर्मिनेट करके एक माइसीलियम बनाएंगे। ये कोनिडिया जो है आप देखिए, नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, इस क्रम को बोलते हैं हम तलाभिसारी क्रम या बेसिपिटल सक्सेशन। लेकिन एक खास बात आप देखिए, डी में स्पोरेंजियम के अंदर हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, तो एंडोजीनसली बॉर्न है। कोनिडियोफोर के ऊपर है कोनिडिया जो कि एक्सोजीनसली बॉर्न है, यानी बहिर्जात प्रकार की इनकी उत्पत्ति है कोनिडिया की। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिपिटल में नीचे की तरफ होगा सबसे यंगेस्ट कोनिडिया, एक्रोपिटल में यानी जो अग्राभिसारी क्रम होगा उसमें ऊपर की तरफ होगा सबसे छोटा वाला कोनिडिया। जब भी आप प्रैक्टिकल फाइल में ड्रॉ करें, एग्जाम में आप ड्रॉ करें, तो इस क्रम का ज़रूर ध्यान रखिए। सो दिस इज़ अबाउट द एसेक्सुअल बॉडीज़ इन फंजाई, कि एसेक्सुअल कौन कौन से प्रकार के स्पोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इन स्पोर्स के अलावा आप ये जो कोनिडियोफोर स्पोरेंजियोफोर्स देख रहे हैं, क्या कोई और भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं इसमें? यस। इसके एसेक्सुअल जो फ्रक्टिफिकेशंस होते हैं, या कह लीजिए जो इनके कोनिडियोफोर्स स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, ये यहाँ तो सिंगल सिंगल आपको दिखाई दे रहे हैं डी और ई में। कई बार यही एग्रीगेट या एक जगह होकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वो कहलाते हैं एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशंस। ये देखिए यहाँ पर, या आप यहाँ पर भी इनको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ ये एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि एसरवुलस। एसरवुलस में आप सबसे ऊपर देखिए ए में जो फंगस है वो एक डेंस स्यूडो पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर बनाता है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, और इसकी जो हाइफी होती हैं वो अपर लूज फ्लैट मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें से छोटे छोटे कोनिडिया देखिए आप निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर एक्सपोज कर रहे हैं। जो सफ़ेद वाली जो फ्यूजेरियम जो फंजाई है उसमें आप देखेंगे ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो बनाती हैं, इसको हम एसरवुलस के नाम से जानते हैं कि ये अंदर की तरफ सरफेस के नीचे है और इस प्रकार का मैट लाइक स्ट्रक्चर जैसे कॉलिटोट्राइकम होता है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, जैसा बी वाला स्पोरोडोकियम। इंटरवूवन हाइफी के द्वारा ये बनाया हुआ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नीचे की अंडरलाइंग जो होता है इसका टिश्यू उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ मौजूद होता है, और इसका नीचे का पार्ट कहलाता है स्ट्रोमा। छोटे छोटे कोनिडियोफोर्स इससे ऊपर की तरफ, जैसे फ्यूजेरियम में। स्पोरोडोकियम किस में बनेगा? फ्यूजेरियम में। छोटे छोटे कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया लगते हैं। सी जो है दैट इज़ कोरीमियम और सिन्नेमा। इसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर कलेक्टिवली एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं नीचे की तरफ से, तो बेस पे दे आर जॉइन टुगेदर एंड दे आर सेपरेट एट द अपर पार्ट एंड दे फॉर्म द कोनिडिया। ये है एक तरह से ग्राफियम में और डेरेटोमाइसिस में आपको देखने को इस प्रकार का मिलता है, जो सिन्नीमेटा कहलाते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वो क्या कहलाते हैं स्ट्रक्चर्स जिसमें कि सेवरल कोनिडियोफोर्स कलेक्टिवली फॉर्म अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो कहलाएगा कोरीमियम या सिन्नीमा। जो नेक्स्ट इसका एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन है दैट इज़ पिक्नीडियम। पिक्नीडियम एक्चुअली इज़ अ फ्लास्क शेप्ड असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। आप कह सकते हैं ये अलैंगिक जनन की फ्रूटिंग बॉडी है, जिसमें कि पेरिडियम उसकी वॉल कहलाती है, जो कि एक स्यूडो पैरेनकाइमेटस वॉल है। छोटे छोटे इसमें अंदर देखिए कोनिडियोफोर्स हैं और उसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं उनके टिप्स के ऊपर, और ये कोनिडिया कहलाते हैं पिक्नीडियोस्पोर्स। ये किस में मौजूद हैं? पिक्नीडियम में, इसलिए आप इन्हें कहते हैं पिक्नीडियोस्पोर्स।
और पक्सीनिया को जब पढ़ेंगे आप तो ये पिग्नीडियम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो इसका ऊपर की तरफ है खुली हुई जो एक रंध्र जैसा है, दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोल। तो ये भी एक प्रकार से अलैंगिक स्ट्रक्चर है पिग्नीडियम। So this is about the asexual fructification, asexual bodies and the vegetative reproduction. Next time we'll start with the sexual reproduction.